आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। ईरान, सीरिया, रूस, यूक्रेन, कई जगह की खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी और बड़ी अहम खबरें। ज़बरदस्त हमले हुए हैं। सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में एक कैफ़े के अंदर हुए ज़बरदस्त धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया है। 2 जुलाई की शाम को हुए इस धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 दूसरे लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। ये खबर 2 जुलाई को 6:30 बजे शाम को आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका दमिश्क के अलमारजा इलाके की अल नासिर स्ट्रीट पर मौजूद एक कैफ़े में हुआ है। बड़ी अहम जगह है ये। धमाके के फ़ौरन बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है, वहाँ तलाशी जारी है। सीरिया की स्टेट मीडिया का कहना है कि धमाका एक एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से हुआ, यानी जानबूझकर ये धमाका किया गया है। ये एक टेररिस्ट हमला भी हो सकता है। हालांकि इसे किसने अंजाम दिया, फ़िलहाल इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब सीरिया पहले ही लगातार टेंशन और मिलिट्री कार्रवाई का सामना कर रहा है, दारुल हुकूमत के बीचों बीच हुआ ये धमाका एक बार फिर सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ 2 बातें बतानी ज़रूरी हैं। अहमद अल-शरा जो इस वक्त रूलर हैं सीरिया के, उन्होंने कहा है कि हम वक्त पड़ने पर या मौका ठीक होने पर लेबनान के हिज़्बुल्लाह से भी बात कर सकते हैं। हमें उनसे नहीं लड़ना है और ना जो अमेरिका चाहता था कि हम उनसे लड़ें, हमने उस मांग को ठुकरा दिया। आज अहमद अल-शरा के एक अहम वज़ीर लेबनान के दौरे पर हैं। उन्होंने नवाफ सलाम से बात की और दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। चक्कर क्या है, बस सोच सकते हैं। आगे बढ़िए और आगे बढ़कर सुनिए एक बड़ी खबर। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर गुस्सा अब किस मरहले तक पहुंच चुका है, इसका एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया है। ईरान के करीब वरामिन शहर में एक जलसे के दौरान स्टेज से ऐलान किया गया कि ट्रंप और नेतन्याहू का सिर लाने वाले को 100 किलो सोना दिया जाएगा। 100 किलो सोना नेतन्याहू और ट्रंप के सिर पर, ये इनाम घोषित कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक की तरफ से। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के मुताबिक स्टेज पर मौजूद एक तकरीर करने वाले ने दावा किया कि वरामिन शहर के लोग 100 किलो सोना इकट्ठा कर रहे हैं और ये इनाम उस शख्स को दिया जाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू को कत्ल करेगा। उसने ये भी कहा कि अगर पूरे ईरान से लोग इसमें हिस्सा लें तो ये इनाम 1000 किलो सोने तक पहुंच सकता है। दोस्तों, स्टेज से किया गया ये ऐलान अपनी जगह है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इस तरह की बातें बताती हैं कि ईरान के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कितना गुस्सा और नफ़रत मौजूद है। ईरान के ख़िलाफ़ छिड़ी जंग ने सिर्फ दोनों मुल्कों के रिश्तों को नहीं बदला, बल्कि दोनों लीडर्स के लिए आवाम के एक हिस्से में नाराज़गी को और भी गहरा कर दिया है। याद रखना चाहिए, बात सिर्फ ईरान की आवाम की नाराज़गी की नहीं, नेतन्याहू और ट्रंप की अपनी आवाम भी इस जंग से नाराज़ है। ये भी याद रखना चाहिए कि किसी जलसे में किया गया ये ऐलान अपने आप में किसी ऑफिशियल हुकूमती पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करता। ये ईरान की हुकूमत का ऐलान नहीं है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जब पता हो कि जो इनाम देना नहीं पड़ेगा उसमें कितनी भी रकम, कितना भी सोना बोला जा सकता है। फ़िलहाल ये एक ख़बर थी जो आप तक न्यूट्रल तरीके से पहुँचा दी, लेकिन इससे अगली ख़बर जो है वो रूस और यूक्रेन की है। और हमने जो हमलों की या यूं कहिए कि मिसाइलें गिरने की तस्वीर देखी, ऐसी कभी देखी नहीं थी। सुनिए, कल रात से लेकर आज दिन तक रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों में से एक हमला कर दिया है और मिसाइल हमले के एतबार से बहुत बड़ा हमला है। बहुत लोग मारे गए। यूक्रेन की कैपिटल कीव समेत कई शहर रूस की मिसाइलों के धमाकों से दहल उठे। रिहायशी इमारतें मलबे में बदल गईं और हर तरफ आग ही आग, शोले ही शोले दिखाई दिए। 2 जुलाई की शाम आई अपडेटेड रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे। पहले 100 मिसाइलें बताई गई थी, इसलिए अपडेटेड रिपोर्ट आपको दी। यूक्रेन का कहना है कि उसके एयर डिफेंस ने 48 मिसाइलों और 476 ड्रोन को मार गिराया या रास्ते में ही बेअसर कर दिया। इसके बावजूद 25 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 ड्रोन्स अपने निशाने तक पहुंच गए और 33 अलग अलग जगहों पर तबाही मचाई। कुछ मिसाइलें और ड्रोन्स रास्ते से भटक कर गिर गए। लोग हिसाब करते कहते बाकी तो इतने बचे, वो कहाँ गए, तो उन्हें बता दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में हुआ,
जहां कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। एक साथ यूक्रेन में इतने लोगों का मारा जाना बड़ी बात है। 90 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ढह कर गिर गया, जबकि कीव में 20 से ज़्यादा जगहों पर नुकसान दर्ज किया गया है। हमलों की चपेट में खार्किव, सूमी, दनिप्रो, ज़ापोरिज़िया और चेकार्सी रीजन भी आए। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डबलिन का अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया था और हमले से पहले ही यूक्रेनियों को आने वाले बड़े हमले की वार्निंग दी थी, यानी ज़ेलेंस्की को पता था हमला किस लेवल का होने वाला है। वहीं रूस का कहना है कि उसने ये हमला यूक्रेन की तरफ से रूस के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हमलों के जवाब में किया है। रूस का दावा है कि उसने मिलिट्री ठिकानों, एयरपोर्ट्स और एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया है, जैसा कि यूक्रेन भी रूस में बना रहा है। दोस्तों, इस हमले का पैमाना देखकर साफ है कि यूक्रेन की जंग एक बार फिर बेहद खतरनाक फेज़ में दाखिल होती दिखाई दे रही है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन ने भी एक बार फिर रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने रूस की एक पेट्रोलियम रिफाइनरी पर हमला किया। फिलहाल यूक्रेन के इस हमले से हुए नुकसान, आग की वजह से हुई तबाही या किसी जानी नुकसान की ऑफिशियल तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन लगातार रूस की ऑयल और एनर्जी फैसिलिटीज़ को निशाना बनाकर रूस की जंग लड़ने की सलाहियत पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ खबरें यहाँ से देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने लेबनान को पीछे छोड़ दिया। लेबनान में अब भी जो हैं हमले जारी हैं और ये हमले जो हैं आज 6:07 पर ये तस्वीरें 2 जुलाई की शेयर की 2 जुलाई को की गई और ये बताया गया कि बिंत जबल जो ज़िला है वहाँ बुध को जो हमले हुए थे वो बहुत बड़े लेवल के हमले थे। इनसे बहुत से एरियाज़ में आग लग गई और कई गांवों में नुकसान हुआ है। इसराइल की बमबारी इन इलाकों में इतनी ज़्यादा शदीद तौर पर की जा रही है कि वहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बहुत लार्ज एक्सप्लोजन्स, धमाके जो हैं सुने गए हैं। जितनी भी खेती काश्तकारी की ज़मीनें थीं वो तबाह हो रही हैं, जल रही हैं फसलें। अब लोग जो लगा चुके थे, जो उन पर मेहनत कर चुके थे, वो उनकी लगभग ज़ाया जा रही है। बड़े बड़े धमाके होते हैं, आग के गुबार उठते हैं, धुएँ के गुबार उठते हैं और नीचे जो शोले गिरते हैं आकर, उनसे कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये जिस शख्स का फ़ोटो देख रहे हैं, इस शख्स को एक एजेंट बताया गया है। वो एजेंट जो इसराइली फ़ोर्स के लिए और इसराइली हुकूमत के लिए गज़ा का होने के बावजूद गज़ा में रहकर काम कर रहा है। यानी वो गज़ा में जो इसराइल के एजेंट्स बनाए गए हैं, एक पैरेलल फोर्स बनाई गई है रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की अलग, ये उसका हिस्सा बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये ऑफिसर रैंक पर था उस पैरेलल फोर्स में, उस अपोजिशन फोर्स में। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सिक्योरिटी सर्विस ये बताया, द एजेंट इन द इजरायली आर्मी हु वाज एग्जीक्यूटेड टुडे इज़ एन ऑफिसर इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सिक्योरिटी सर्विस। ये कहा गया है कि ये इसराइल के लिए काम करने वाला बंदा महमूद अब्बास की जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सिक्योरिटी सर्विस है उसमें ऑफिसर रह चुका है। इसे आज या तो फांसी मारी गई है या गोली मारी गई है। इसका नाम मुस्तफ़ा मुहन्ना बताया गया है और इसने पता है इसके ऊपर इल्ज़ाम किसको मरवाने में लगा है। ये कहा है कि ये इन्वॉल्व था अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर्स की मौत में और उसमें सबसे बड़ा नाम अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके अल-हद्दाद, जिनके नीचे फ़ोटो दी गई। अल-हद्दाद के बारे में हमने आपको बताया था। याहिया सिनवार इस्माइल हानिया के दौर में वो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे अल-कस्साम ब्रिगेड के। फिर याहिया सिनवार ने इस्माइल हानिया की कुर्सी संभाली और उनकी जगह और लोग आए थे। उसके बाद वो जो मारे गए थे उनका नाम उसके बाद अल-हद्दाद का नंबर आया था। अल-हद्दाद को भी इसराइली फ़ोर्स ने पिछले महीने मार डाला था और इसमें ही इस बंदे का नाम आया जिसे अब हमास या दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट ने पकड़कर आज मौत की सज़ा दी है, ये बताया जा रहा है। फिर वही सवाल है जो पिछले वीडियो में उठाया था कि परसों आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रस्मात शुरू होंगी, 4 से 9 जुलाई तक चलेंगी। बार बार ये पूछा जा रहा है मीडिया में, नेशनल इंटरनेशनल, विल ईरान्स मिसिंग मुश्तबा ख़ामनेई फाइनली मेक अ पब्लिक अपीयरेंस एट हिज फादर्स फ्यूनरल? क्या ईरान के लापता मुश्तबा ख़ामनेई अपने फादर के जनाजे में पब्लिकली सामने आएंगे? अखबार अब उन्हें लापता लिख रहा है क्योंकि वो जब से सुप्रीम लीडर बने हैं सामने नहीं आए।
جیسے باقی لیڈرز کو ایران کی خطرہ ہے، انہیں بھی خطرہ ہے، لیکن سب آ رہے ہیں وہ نہیں آئے۔ مانا جاتا ہے وہ بری طریقے سے زخمی ہوئے تھے جب پہلے دن 28 فروری 2026 کو اٹیک ہوا تھا ان کے گھر پر، اس میں۔ فی الحال بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔